निश्चित कर चुके हैं। और तो स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की वो बहुप्रतीक्षित बैठक खत्म हो गई है और सबसे बड़ी खबर निकलकर जो आई, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे जिस दिन दिए थे उसी दिन से स्वीकार माने गए। हालांकि इस्तीफा दिए हुए 20-25 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से अटकलें लगती रही, कभी भी ट्रस्ट ने यह साफ नहीं किया, कभी भी ये साफ नहीं किया कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। आज देखिए, मैं आज उन्होंने ये कहा, अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके बाद सवाल जवाब ले रहे हैं गोविंद गिरी। उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। तो जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार उसी दिन हो गया जिस दिन दिया था उन्होंने। आज इस बारे में पुष्टि की गई ट्रस्ट के मेंबरान के द्वारा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई गोविंद देव गिरी जी की, उसमें कहा गया कि ट्रस्ट के बायलॉज ऐसे बने कि जो व्यक्ति जिस दिन इस्तीफा देता है उसी दिन इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। 20 दिनों तक इस धारणा को दूर नहीं किया गया। ऊपर से चंपत राय, जिन्होंने ट्रस्ट ने ये कहा कि पूरा ट्रस्ट बहुत दुखी है, बहुत आहत है, इतना बड़ा नुकसान हुआ, ट्रस्ट की छवि को आघात पहुंचा। इन तमाम बातों के बाद चंपत राय का जो कंट्रीब्यूशन था राम मंदिर के निर्माण में, उसकी तारीफ की गई, उसकी सराहना की गई, उसके लिए धन्यवाद दिया गया। उनको तमाम प्रस्ताव भी इस चर्चा में आए। इस ट्रस्ट की करीब 3-3.5 घंटे चली इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात यह कि चंपत राय, जिन्होंने 7 जून को वो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, जबकि चोरी पकड़ी जा चुकी थी, पैसे की रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, चंपत राय के उस बयान को लेकर ट्रस्ट ने कुछ भी साफ नहीं किया। ये नहीं कहा कि चंपत राय ने जो बयान दिए थे 7 जून को एकमात्र बार, क्या वो सही थे या वो गलत थे। अगर वो गलत थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार करना क्या ये काफ़ी है या ये बात अब कानूनी कार्रवाई तक भी जानी चाहिए। कि ऐसे 8 लोगों के साथ पूछताछ चल रही है, क्या चंपत राय के साथ हुई पूछताछ उतना ही काफ़ी है या आगे गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा हो गया है, ये गिरफ्तारी तक बात जाएगी चंपत राय की या नहीं जाएगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद तो यही लग रहा है कि चंपत राय साहब के कामकाज की तारीफ करके ट्रस्ट ने एक तरीके से उन पर अपना भरोसा जताया कि उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये नहीं कहा गया कि उनसे गिरफ्तारी होनी चाहिए या गिरफ्तारी की ज़रूरत है। आगे क्या होगा, जांच का विषय, पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। इस बीच में जो चीज़ गायब होने की बात आई थी, महंगी वस्तुएं जो प्रभु श्री राम के चरणों में भेंट की गई, उनको भी डिस्प्ले करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखाया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि कृष्ण मोहन, जो कि ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं, उनको अभी अंतरिम महामंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी चंपत राय की जगह अब ट्रस्ट का कामकाज जब तक ये अगला नया महामंत्री नहीं चुना जाता है परमानेंट, तब तक कृष्ण मोहन जी संभालेंगे। कृष्ण मोहन जी आरएसएस से जुड़े रहे और वो पुराने आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और वहाँ से ये जिम्मेदारी उनको मिली और उसके बाद अब ये काम इस ट्रस्ट को संभालने का कृष्ण मोहन साहब करेंगे, जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये वो तस्वीरें हैं जो डिस्प्ले की गई, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये गायब हो गई हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार है। चंपत राय अब कृष्ण मोहन कामकाज देखेंगे। ये भी कहा गया कि जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो गायब नहीं हुई हैं, कोई भी आगे देख सकता है। यानी जब तक ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी तब इस चीज़ को दूर नहीं किया गया। आज इस खबर को, इस धारणा को दूर किया गया कि कोई चीज़ गायब है। पहले खबर चलने दी गई और अब मीडिया से कहा जा रहा है कि आप आके तमाम चीज़ें देख सकते हैं। करीब 2500 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्प्ले के साथ दिखा सकते हैं, जो हमको भेंट में मिली हैं। पहले खबर चल रही थी कि बहुत बहुमूल्य चीज़ें जो लोगों ने दान में दी, जिन्होंने दान किए थे, उन्होंने खुद कैमरे के सामने आके बताया, चाहे वो रामचरितमानस की स्वर्ण लिपित कॉपी हो, चाहे वो काकभूषणी की प्रतिमा हो या कोई हार की बात हो। आज उसको डिस्प्ले करके कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज दिन भर में जो घटनाक्रम घटा है वो भी आपको जान लेना चाहिए कि आखिर का हुआ क्या। इस बैठक में जो आज चली, करीब 3 बजे शुरू हुई,
तमाम सदस्य मौजूद थे। खुद अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी आए थे, वो चेयर कर रहे थे। परासरन साहब जो कि 99 साल के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। कुछ सदस्य बाहर से थे, कुछ सदस्य वहाँ मौजूद थे। तमाम साधु संत जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं वो मौजूद थे। इस्तीफे को मंजूर किया गया। ज़्यादातर सदस्यों ने कहा कि जनभावना को देखते हुए त्यागपत्र को स्वीकार किया गया है। जो हुआ उसको लेकर ट्रस्ट को आघात लगा था, कहा था कि इससे नुकसान हुआ है हमारी छवि को, हम सभी आहत हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन्हें उस समय पर ध्यान नहीं दिया गया। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने कहा कि लापरवाही से ये घटना घटी है। ये तमाम चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आती हैं। ट्रस्ट ने खेद भी प्रकट किया जो लोगों को ठेस पहुंची है उसके लिए। दिनेंद्र दास जी जो कि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, निर्मोही अखाड़े से आते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। दूसरे स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहा कि ये कलंक हमारे माथे पर लग गया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को मीटिंग में एंट्री नहीं मिली थी, वो लोग बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक में शामिल होने पहुंचे सभी सदस्यों के मोबाइल फोन बाहर जमा करा लिए गए थे। बैठक से पहले गोविंद देव गिरी और बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा के बीच करीब 20 मिनट की बैठक भी हुई, ऐसा कि बताया गया। ये भी कहा गया कि बागड़ा साहब की एंट्री अब ट्रस्ट में हो सकती है। इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। कि पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं। इतनी खबरें चली करीब पिछले 3 हफ्तों से, इस्तीफा दिया तो ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे या महासचिव के पद से दिया है, इन तमाम धारणाओं को ट्रस्ट की तरफ से किसी ने दूर नहीं किया। आज जब ट्रस्ट की बैठक हुई तब कहा गया कि भाई संविधान ऐसा है हमारे ट्रस्ट का कि जब आदमी इस्तीफा देता है तभी उसको स्वीकार मान लिया जाता है, यानी उसी दिन से वो अपनी पद पे नहीं रहता है। अगर ये बात पहले क्लियर कर दी गई होती तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता। ये दूर नहीं किया गया, मीडिया से बात छुपाई गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं वो ऑनलाइन उपलब्धि नहीं है, ट्रस्ट की वेबसाइट पे उपलब्धि नहीं है। ये किसी को पता ही नहीं कि ट्रस्ट का कानून क्या कहता है, वो डीड क्या कहती है। अगर ये कानून उपलब्ध होते तो शायद इस तरह की मिसकंसेप्शन, इस तरह की गलत धारणा सामने आती ही नहीं। उसी दिन मान लिया जाता कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, स्वीकार हो गया, फिर ये सवाल ही नहीं खड़े होते कि वो अब तक क्यों कामकाज की कुर्सी पर ट्रस्ट में अपने काम की कुर्सी पर बैठे हुए। अब आइए राम मंदिर के कैग रिपोर्ट को जान लेते हैं। ये वो कैग नहीं है जिसका सरकारों का हिसाब किताब जांचती है। ये सीएजी रिपोर्ट क्या है, ये सीएजी अयोध्या का क्या है, ये रिपोर्ट अब आप देख लीजिए। जैसे जैसे भारत सरकार की सीएजी की रिपोर्ट सरकारी धन के सही इस्तेमाल, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की निगरानी करती है, वैसे ही राम मंदिर की सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में कोडवर्ड सी का मतलब है चंपत राय, ए का मतलब है अनिल मिश्रा और जी का मतलब है गोविंद देव गिरी महाराज और गोपाल जी, दोनों के नाम जी से शुरू होते हैं। सीएजी यानी राम मंदिर की सीएजी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसे चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी ने लिखा है, वो रिपोर्ट जिसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद दिखाया है, जिसके बाद आज इतनी बड़ी बैठक हुई और इतना बड़े कदम ट्रस्ट को उठाने पड़े। करोड़ों राम भक्तों के विश्वास के खजाने की रखवाली करने वाली इन 4 नामों की रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। वैसे तो ट्रस्ट में फिलहाल 14 सदस्य हैं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो असल पावर और फैसले चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी, जो कि ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं हैं, वो लिया करते थे। यही वजह है कि चढ़ावे चोरी के मामले में इन तीनों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं, इसीलिए 3 में से 2 का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। गोपाल राव को तो आज बैठक में आने तक नहीं दिया गया, बाहर बैठे रहे वो पूरे टाइम। चंपत राय को तो रामलला का पटवारी का नाम भी दिया गया है।
बतौर महासचिव चंपत राय ट्रस्ट के असली ऑपरेशनल हेड हुआ करते थे। ट्रस्ट का समग्र प्रशासन उनके हाथों में था। मंदिर के दैनिक प्रबंधन की निगरानी उनके पास थी। प्रशासनिक फैसलों का अमल में लाना वही करते थे। निर्माण कार्यों का प्रबंधन चंपत राय करते थे। ट्रस्ट के निर्णयों को लागू करना चंपत राय का काम था। स्टाफ की नियुक्ति करना चंपत राय के हाथों में था। कर्मचारियों की व्यवस्था पर निगरानी करना चंपत राय का काम था। पुजारियों की ड्यूटी कब लगेगी, चढ़ावे और दान का प्रबंधन क्या होगा, यह सब कुछ चंपत राय के हाथ में था। वो मीडिया को अपडेट तक देते थे। मंदिर निर्माण कमेटी के साथ साथ तालमेल रखते थे। पूरे सिस्टम में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके पास थी। चंपत राय हर वीवीआईपी के दर्शन के समय बगल में खड़ा जो शख्स दिखाई देते हैं वो चंपत राय थे। चंपत राय ट्रस्ट के सबसे मजबूत, कद्दावर और रसूख रखने वाली शख्सों में से एक थे। ऐसे में अगर सिस्टम में सेंध लगी तो सबसे पहले खबर किससे होनी चाहिए थी? बतौर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकर पुलिस को यह जानकारी मिली कि चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के पास उस कमरे की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा गिनने का काम होता था। उस हुंडी की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा डाला जाता था। वो वायरलेस वॉकी टॉकी रहता था जो कि पुलिस ने उनको दिया था। शिकायतें बार बार आई, चोरी के संकेत बार बार मिले, लेकिन चंपत राय ने कभी कोई एक्शन अपने प्रिय टिन्नू यादव पर नहीं लिया। उल्लेखनीय घटना नहीं हुई ये कहकर राम भक्तों से झूठ तक बोला, गलतफहमी पैदा की, क्योंकि राम मंदिर में चंपत राय का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। फिर करोड़ों का चढ़ावा कैसे गायब हुआ जो कि दावे किए गए? जवाबदेही तो बनती है, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा मंजूर हो जाने पर से काम चल जाएगा? अगर चंपत राय ने गलती की है, अगर चंपत राय ने सही बात नहीं बताई है, अगर चंपत राय ने किसी गलत बात को होते हुए आंखें मूंद ली हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब बात करता हूं डॉक्टर अनिल मिश्रा की। अनिल मिश्रा चंपत राय के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस ट्रस्ट के माने जाते हैं। वित्तीय लेन देन और निगरानी से जुड़े काम अनिल मिश्रा के हाथों में थे। खासकर अयोध्या में रहने के चलते दैनिक प्रबंधन में सक्रिय भूमिका थी। राम मंदिर के दैनिक प्रशासन और चढ़ावे की गिनती का पूरा सिस्टम अनिल मिश्रा, जो कि पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर हैं, उनके कंट्रोल में था। चढ़ावे की निगरानी, चढ़ावे की गिनती का देखरेख का काम अनिल मिश्रा के हाथों में था। नकदी गिनने की प्रक्रिया कैसी हो, चढ़ावे का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, गिनती के बाद पैसा बिना किसी गड़बड़ी के लॉकर तक कैसे पहुंचे, इन सभी कामों की निगरानी का जिम्मा डॉक्टर अनिल मिश्रा के हाथों में था। लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जैसे कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को गिनती के करने के काम में लगा दिया और उन लोगों ने चढ़ावा चोरी कर अपने घर खड़े कर लिए, अपनी इमारतें खड़ी कर ली। अनिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके इशारे पर बिना बैकग्राउंड चेक किए भर्तियां की गई। ये जिम्मेदारी है या फिर लापरवाही? दावे तो यहां तक है कि काउंटिंग रूम के बगल में उनका ऑफिस था, लेकिन चढ़ावे में रोज सेंधमारी होती रही। वो तो प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान यजमान तक बने थे, लेकिन चढ़ावे की सुरक्षा पर आखिर ध्यान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने क्यों नहीं दिया? इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या अनिल मिश्रा के केवल इस्तीफे से काम चल जाएगा या फिर उनकी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी होनी चाहिए? अब सीएजी के जी यानी गोपाल जी की बात कर लेते हैं। गोपाल जी की राम मंदिर परिसर में तूती बोला करती थी। गोपाल जी राम मंदिर में बाप जी के नाम से मशहूर है। मंदिर परिसर में ट्रस्ट की मीटिंग के दौरान आज गोपाल जी का एक वीडियो सामने आया। ये देखिए इस वीडियो को। जिस कमरे में ट्रस्ट की बैठक हो रही थी उसके ठीक बगल के रूम में वो मौजूद थे। आज के वीडियो में वो एक्टिव होकर मॉनिटरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। अगर यही काम गोपाल जी और उनकी इस टीम ने चढ़ावा चोरी के दौरान कर लिया होता तो आज राम भक्तों का भरोसा नहीं टूटा होता। शुरू से ही राम मंदिर में मंदिर प्रशासक के रोल में वो रहे, यानी उस पद पर जो जमीन पर व्यवस्था संभालता है। गोपाल जी का रोल सबसे अधिक ऑपरेशनल रहा है। उनके जिम्मे मंदिर परिसर की रोज की व्यवस्था हुआ करती थी। सिविल वर्कर्स जो काम करते थे मंदिर के परिसर में, वो एक तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करते थे। चढ़ावा गिनने वालों को, कर्मचारियों की तैनाती कैसी होगी, कब किसकी ड्यूटी लगेगी, ये काम गोपाल जी के हाथों में था। सुरक्षा एजेंसियां जो लगी थी वहां पे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके बीच तालमेल का काम अगर कोई की पर्सन था तो गोपाल जी को बताया जाता है। सीसीटीवी की निगरानी गोपाल जी की टीम करती थी। नकदी प्रबंधन का ऑपरेशन, निगरानी का काम भी गोपाल जी की टीम के पास था। कर्मचारियों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था गोपाल जी के हाथों में थी। आरती और वीआईपी पास जारी करने का जिम्मा भी गोपाल जी के पास रही है। वही गोपाल जी हैं जिनको ज्यादातर लोग गोपाल राव के नाम से जाते हैं। कर्नाटक से आते हैं। गोपाल नागरकट्टे इनका पूरा नाम है। पुराने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। ऐसे में अगर सीसीटीवी ठीक से चेक नहीं हुआ तो गलती किसकी है? मंदिर परिसर ऑपरेशनल में चूक हुई तो गोपाल जी क्या बच सकते हैं? सोचिए जरा। वो भी तब जब आरोप लग रहे हैं
कि उनका एक करीबी 50 मर्तबा से भी अधिक भारी भरकम सामान के साथ ट्रेन से अयोध्या से बाहर की यात्रा कई बार कर चुका है। फिर खाली हाथ वो डोमेस्टिक फ्लाइट से वापस अयोध्या लौट कर आता था, यानी अयोध्या का सामान बाहर कहीं पहुंचाया जा रहा था। इस तरह के गंभीर इल्जाम भी लगे। इसीलिए हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या इतनी खबर आने के बाद भी गोपाल जी जिनसे पूछताछ हुई है, क्या गोपाल जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? वैसे तो अब तक के घटनाक्रम ये साफ इशारा कर रहे हैं कि चंपत राय को आसानी से क्लीन चिट मिलती नहीं दिखती। इसकी झलक उस चिट्ठी में भी दिखाई थी जो बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी की ओर से सामने आई थी कल शाम को। वही गोविंद देव गिरी जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के मुताबिक बतौर कोषाध्यक्ष उनका सिग्नेचर बैंक में नहीं चलता है, ट्रेजरार है पर सिग्नेटरी नहीं है। राम मंदिर का खाता चंपत राय चलाते थे। इस चिट्ठी में साफ लिखा है बैंक खाते के संचालन से लेकर खर्चों तक का नियंत्रण चंपत राय के पास था। कोषाध्यक्ष हर महीने अपने खर्चे पर एक सीए अयोध्या भेजते थे जो अयोध्या में 4-5 दिन रहकर मंदिर का बैलेंस शीट चेक करता था। जनवरी में गोविंद देव गिरी के सीए ने पहली बार चढ़ावे के आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका जताई और फिर जांच की मांग उठी। लेकिन अब सवाल सिर्फ गड़बड़ी भरकर नहीं है, सवाल जवाबदेही का भी है। आप कोषाध्यक्ष हैं, जब रामलला के खजाने की रखवाली के लिए इतने पहरेदार मौजूद थे तो चोरी की आहट किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? जब हिसाब किताब की निगरानी का दावा किया जा रहा था तो फिर करोड़ों के चढ़ावे पर धुंध कैसे छा गई? और सबसे बड़ा सवाल यही कि जब रामलला के कोष की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी तय थी तो फिर यह गड़बड़ी गोविंद देव गिरी जी की नाक के नीचे कैसे हो गई? खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते पर पहरा किसका था, और अगर पहरा था तो सेंध किसने लगाई? अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। और बिहार में भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पर, जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव तो नितिन नवीन की सीट पर हो रहा है, लेकिन सुर्खियों में जन स्वराज पार्टी वाले पीके यानी प्रशांत किशोर है। वो बांकीपुर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार बन गए। उन्हें लगता है कि बांकीपुर का चुनाव जंग वो जीत सकते हैं। वही पीके जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। पीके बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ तीखे तेवरों से भरे दिखाई दे रहे हैं। पीके के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। पिछली विधानसभा चुनावों में आपको याद होगा सम्राट चौधरी पर बहुत ही तीखे और गंभीर इल्जाम पीके ने लगाए थे। तब भी सम्राट तो चुनाव जीत गए, पीके की पार्टी चुनाव हार गई। अब वो मैदान पीके में तो उतर आए, लेकिन खिलाफ भी माहौल का वो गरमाने लगे। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद से ट्विटर पर बिहार रिजेक्ट पीके ट्रेंड होने लगा, लेकिन पीके को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल है कि खुद को किंग मेकर मानने वाले प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो अब उतरे क्यों? पिछली बार तो दो बार नाम से उछला, लेकिन दोनों बार सीट से वो नहीं उतरे। आखिरकार इस बार उतरे तो क्यों उतरे? आखिर पिछले विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने से वो डर गए थे, वो पीछे हट गए थे। दरअसल तब पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक होने के कारण प्रशांत किशोर के लिए खुद चुनाव लड़ने से ज्यादा अहम यह था, ऐसा उनका दावा है, कि वो दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाना चाहते थे, उनके लिए कैंपेन करना चाहते थे। इसीलिए अपना ध्यान डाइवर्ट ना हो, एनर्जी डाइवर्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने चुनाव खुद नहीं लड़ा। ये ऐसा प्रशांत किशोर उनकी पार्टी का दावा है। अभी बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है कि नितिन नवीन के बदले उस सीट पे कौन लड़ेगा। जो कुछ नाम चल रहे हैं उसमें एक नील रतन घोष साहब का नाम है, अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका नाम चल रहा है, रणवीर नंदन उनका नाम चल रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है तो पीके ने खुद आगे बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है कि मैं तो लड़ रहा हूं, देखता हूं बीजेपी किसको उतारती है। उस जगह पे लड़ रहा हूं जो बीजेपी के अध्यक्ष की सीट हुआ करती थी। पीके जानते हैं कि सड़क पर चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन एक बार विधानसभा के सदन में पहुंच जाएंगे तो उनके बातों की अहमियत बढ़ जाएगी। पीके चुनाव पिछली बार नहीं लड़े थे, उनकी लोकप्रियता भी घटी है और पार्टी के पास आने वाला फंड भी घटा है, ऐसा कि उनके आलोचक कहते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक में भी अभी तक साझा उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी या एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके सामने पीके ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खबर आ गई है कि अब आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। पीके बार बार यही कहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री सिस्टम को बदलने के लिए है। तो क्या इस चुनाव में वो कोई बड़े बदलाव की आहट सुन रहे हैं? आप इसका जवाब जानने के लिए पीके को खुद सुनिए। इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार की सबसे
पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे। और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है। प्रशांत किशोर, पीके, ये एआई जनरेटेड पोस्टर है आमिर खान की फिल्म पीके से लिया हुआ। बांकीपुर सीट नितिन नवीन की पारंगत सीट है। यहाँ पर पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो कि अब स्वर्गवासी हैं, वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद 2006 में हुए उपचुनाव से इस सीट से लगातार नितिन नवीन ही चुनाव जीतते आए हैं, और वो भी बहुत शानदार वोटों से। 2025 में, यानी फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नितिन नवीन को 62.66% वोट मिले थे, और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की रेखा कुमारी थी, जिनको 29.55% वोट मिले। उस चुनाव में नितिन नवीन 52,000 वोटों से जीते थे। वहीं पीके की पार्टी की उम्मीदवार भी सीट पर थी। 2025 अक्टूबर में जब चुनाव हुआ, वंदना कुमारी, उनको महज 4.92% वोट मिले, यानी 5% से भी कम। वोट की बात करें तो पीके की पार्टी को, उनके कैंडिडेट को 7,717 वोट मिले, और वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। अब भले ही पीके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का अभी तक दावा करते हैं, लेकिन बांकीपुर में उनके लिए ये सीट बहुत मुश्किल भरा सफर साबित हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनावों में पूरे बिहार में पीके की पार्टी जनसुराज ने 238 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक भी नहीं जीता, और 2 उम्मीदवार की छोड़ दें तो बाकी सब ने अपनी जमानत तक जब्त करवा दी थी। लेकिन तब जिस बीजेपी के खिलाफ पीके आक्रामक अंदाज में लड़ रहे थे, वही अंदाज आज भी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ उनका दिखता है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा है, उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा तेहरान की सड़कों से गुजर रहा है। दावा है कि ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा जन समूह है, लेकिन इस गम और मातम के बीच अमेरिका से एक ऐसा बयान आया जिसने कूटनीति की सारी हदें पार कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा कि लोग कह रहे हैं कि जनाजा खामेनेई का है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका के 250 सालों के इतिहास का जनाजा निकाल दिया। तेहरान की सड़कों पर लोगों का यह हुजूम सिर्फ एक जनाजा नहीं है, बल्कि ईरान की ताकत, उसके दर्द और उसके इंतकाम का सबसे बड़ा प्रदर्शन आप इसको कह सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 4 जुलाई को जो सबसे बड़ी मस्जिद है तेहरान की, ग्रैंड मुसल्ला जिसको कहते हैं, वहां से शुरू हुआ सुपुर्द खाक का ये कार्यक्रम। इसका समापन 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में दफन के साथ पूरा होगा। आज तेहरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सड़कों पर निकली तो लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर इकट्ठा हो गए। तेज धूप और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बावजूद काले कपड़े पहने श्रद्धालु सड़कों पर डटे रहे। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत ऐसे वक्त हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध चल रहा था। ईरान के कई हिस्सों में लगातार बमबारी हो रही थी। ऐसे हालात में तुरंत जनाजा निकालना मुमकिन नहीं था, क्योंकि लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता था। शिया इस्लामी परंपरा में युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में दफन में देरी की अनुमति है। इसी आधार पर धार्मिक मंजूरी ली गई और खामेनेई के पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस्लाम में रासायनिक तरीके से यानी केमिकल लगाकर शव को संरक्षित करने की मनाही है, इसलिए बिना किसी केमिकल के केवल बेहद कम तापमान के जरिए उनके और उनके परिवार के पार्थिव शरीरों को सुरक्षित रखा। 28 फरवरी को अमेरिका के उस भीषण हमले में सिर्फ खामेनेई की जान नहीं गई, बल्कि उनका पूरा परिवार बिखर गया। जनाजे में खामेनेई के साथ साथ उनकी पोती का ताबूत भी रखा गया है। इस हमले में खामेनेई की बेटी बुशरा खामेनेई, दामाद मिसबा बाघेरी कनी, नातिन जहरा मोहम्मदी गोलपायगानी और खामेनेई के बेटे मोजतबा की पत्नी जहरा हद्दाद आदिल की भी मौत हुई थी। लेकिन लोगों की निगाहें खामेनेई के ताबूत पर टिकी हैं, जिसके ऊपर एक काली पगड़ी रखी गई है। शिया धर्म में काली पगड़ी कोई आम लिबास नहीं है, ये उन शीर्ष धर्म गुरुओं की पहचान है जो खुद को सीधे पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते हैं।
शिया इस्लाम में मुहर्रम का महीना शोक और शहादत से गहराई से जुड़ा है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी, जो शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खामेनेई का वंश उनसे जुड़ा माना जाता है और यही वजह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए मुहर्रम का महीना चुना गया। 4 दिनों में खामेनेई का जनाजा तेहरान से होते हुए शिया धर्म की पढ़ाई के सबसे बड़े केंद्र कोम भी जाएगा। वहां से शहादत का प्रतीक इराक का करबला शहर भी पहुंचेगा। यहीं पर इमाम हुसैन की दरगाह भी है। इमाम हुसैन की शहादत शिया इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताई जाती है। इसके बाद जनाजे का अंतिम पड़ाव ईरान का सबसे पवित्र शहर मशहद होगा। मशहद खामेनेई की जन्मस्थली भी है। उनका बचपन यहीं बीता था। साथ ही यहीं इमाम रजा की दरगाह भी है। एक तरफ ईरान शोक में डूबा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद उकसाने वाला बयान इस बीच सामने आया। ट्रंप ने एक्सियोस से बातचीत में दावा किया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद थी और अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था। आगे ट्रंप कहते हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर तंज कसते हुए उनके आंसुओं को नकली तक बता दिया। जाहिर है, ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर ईरान को पलटवार करने का मौका दे दिया। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। अमेरिका के पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना सम्मान। इस बीच तेहरान में खामेनेई के जनाजे के दौरान लोगों ने ट्रंप की तस्वीर पर पत्थर फेंके। साथ ही डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे भी इस दौरान गूंजते रहे। खामेनेई के जनाजे में सिर्फ काले कपड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों लाल झंडे भी लहरा रहे हैं। शिया परंपरा के मुताबिक लाल झंडा किसी शहीद के खून का बदला लेने के संकल्प का प्रतीक होता है, जो यह बताता है कि अन्याय और अत्याचार का हिसाब अभी होना बाकी है। सुरक्षा वजहों से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन खामेनेई के बाकी 3 बेटों ने तेहरान के इमाम खामेनेई ग्रैंड मुसल्ला में अपने पिता के और अपने परिवार के जो और लोग मारे गए उन 4 सदस्यों को अपनी तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनमें 64 साल के सबसे बड़े बेटे और शिया धर्मगुरु मुस्तफा खामेनेई हैं। दूसरे नंबर पर मुज्तबा हैं, जो मौजूद नहीं थे। मुज्तबा के छोटे भाई 52 साल के मसूद खामेनेई भी दिखाई देते हैं, ये भी धर्मगुरु हैं। जबकि खामेनेई के सबसे छोटे बेटे मयस्सम खामेनेई, जिनकी उम्र 48 साल है, मयस्सम पब्लिक लाइफ से दूर रहते हैं, वो भी मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई की आखिरी विदाई में दुनिया के 100 देशों के टॉप लीडर या उनके प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने खामेनेई को अंतिम विदाई दी है। तो वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत हेवई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर श्रद्धांजलि देने तेहरान पहुंचे हुए हैं। ईरान के हम इस खबर को लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, जो भी ईरान में इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स हो रहे हैं। अब बात करूंगा आज की अगली एक और बड़ी कहानी की, जिसको लेकर आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर इस समय पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत का वो बारूद सुलग रहा है जिसकी तपिश ने पूरे सिस्टम को हिला कर दिया। सतलुज के पर्दे के पीछे छिपे सियासी चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं, जो इस वक्त सियासत का अखाड़ा बन गई है। दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज को लेकर इस समय पंजाब और देश की राजनीति में इस चुनावी माहौल में, जबकि पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने, भारी बवाल मच गया है। वैसे तो सतलुज OTT पर फीचर फिल्म के तौर पर शुक्रवार को रिलीज की गई, लेकिन अब ये पंजाब पॉलिटिक्स की फ्यूचर फिल्म बन गई है। सवाल दरअसल कई छोड़ गई है। सवाल ये कि आखिर कैसे सतलुज की ये कहानी पंजाब के राजनीतिक चक्रव्यूह का शिकार हो गई। फिल्म में वो कौन सा सीन है, वो कौन सी बातें हैं जिसने चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब के सियासी सुरमाओं की नींद उड़ा दी है, और फिल्म पर बैन के बाद दिलजीत दोसांझ का दर्द और गुस्सा किस तरह सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया है, ये सब आपको दिखाऊंगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पर्दे के पीछे छिपे सियासी खेल का एक एक पन्ना आज हम आपको खोलकर दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें, OTT पर रिलीज होने के बाद महज 48 घंटे के अंदर फिल्म को भारत में
अचानक ZEE5 जिसके OTT प्लेटफॉर्म था वहां से हटा दिया गया। यहां तक फिल्म को पहुंचने में, इस OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में 3 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 3 साल से फिल्म सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए पड़ी हुई थी। 3 साल से। शुरू में फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था। फिल्म 2022 में तैयार हो गई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बाद फिल्म के रिलीज पर लगातार 3-3.25 साल तक ब्रेक लगा रहा। बोर्ड ने फिल्म में करीब 127 कट्स लगाने के सुझाव दिए, लेकिन विवादों में घिरी फिल्म सतलुज जब सिनेमाघरों ने रिलीज नहीं हो पाई तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने तय किया कि हम इसको OTT पर रिलीज करेंगे। लेकिन यहां भी सियासी चक्रव्यूह में रिलीज के साथ ही फिल्म फंस गई। फिल्म को लेकर कैसे बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कैसे आरोपों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं, ये सब आपको पता चलने वाला है। जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, जसवंत सिंह खालड़ा के रोल को निभाया है, जिस पर ये पूरी फिल्म बनी है। वो जसवंत सिंह खालड़ा जिनकी पंजाब पुलिस में गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में 1995 में मौत हो गई थी। फिल्म को ZEE5 OTT पर बगैर किसी प्रचार के चुपचाप फ्राइडे को रिलीज किया, क्योंकि फिल्म के निर्माता निर्देशकों को इस बात की आशंका थी कि फिल्म को अगर प्रचार करके रिलीज करेंगे तो कुछ लोग इसको रिलीज नहीं होने देंगे। इसीलिए OTT पर 3 साल जब सेंसर ने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया तब इसको वहां रिलीज किया गया। ये बात तो सच है कि बैन लगने के बाद फिल्म अब ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ गया है। इसके क्लिप्स, इसके शॉट्स बहुत वायरल हो रहे हैं और लोग इसे देखने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर फिल्म को रोका क्यों गया? जब शुक्रवार को रिलीज हो गई फिल्म ZEE5 पर, तो संडे की शाम को अचानक क्यों उतार ली गई? और अगर रोका जाना था तो फिल्म को रिलीज करने की इजाजत ही क्यों दी गई थी? ZEE5 को तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। ZEE ने अब तक नहीं बताया कि फिल्म को उसने क्यों अचानक हटा लिया। सिर्फ इतना कहा कि हम फिल्म को हटा रहे हैं, हिंदुस्तान में आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर के लोग फिल्म देख पाएंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं देख पाएंगे। क्या फिल्म को अगले साल पंजाब में होने वाले सियासी नफे नुकसान के चश्मे से अब देखा जा रहा है? दरअसल राजनीति का यह पुराना दस्तूर है कि जब भी इतिहास की कोई ऐसी परत खुलती है जिसके तार लोगों की भावनाओं से जुड़े हों, तो हर राजनीतिक दल उसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करता है। यहां भी पंजाब चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब आपको बताऊं कि फिल्म सतलुज 1990 में पंजाब के उस अशांत दौर की सच्ची कहानी पर आधारित है। उस वक्त पंजाब की कमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हाथों में हुआ करती थी। आज वही बेअंत सिंह के जो पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने चुनावी अभियानों में अपने दादा बेअंत सिंह की विरासत और उनकी तस्वीरों का खुलकर इस्तेमाल किया। आपको बता दूं, ये बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एक बार सांसद भी रहे। बाद में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तब बिट्टू ने पाला बदला और वो अब भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त केंद्र में मंत्री भी है। वो खुद को बेअंत सिंह के वारिस के तौर पर पेश भी करते आए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आगामी चुनावों में बिट्टू बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर पंजाब में उतरने वाले हैं। और यही वजह है कि जैसे फिल्म सतलुज में बेअंत सिंह के दौर के पुलिसिया राज और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक तरीके का सच बिना किसी कट के, बिना किसी एक दूसरी तरफ की तस्वीर सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। कश्मीर फाइल, केरला फाइल, फलाना फाइल, डिगाना फाइल, जिसके अंदर नफरत मुसलमान के खिलाफ भरी हुई, वो सब दिखाएंगे। ये उसकी दोसांझ की क्यों नहीं दिखा रहे भाई? वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये देश के अंदर जो माहौल इन्होंने कर दिया है, अब लोगों को सोचना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने फिल्म पर बैन को लेकर सवालों का झंडा उसने भी बुलंद किया है। सुखबीर सिंह बादल ने इसे सिर्फ सेंसरशिप नहीं बल्कि पंजाब के इतिहास को दबाने की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर सुखबीर बादल ने सतलुज को एक ऐसी फिल्म बताया जो साहस के साथ पंजाब के दर्दनाक इतिहास को उजागर करती है और शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करती है। उन्होंने लिखा कि फिल्म पर बैन लगाकर सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता है। सब कोई अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस फिल्म के प्रतिबंधित होने पर अपने बयान दे रहा है। चुनाव के सियासी नफे नुकसान का हिसाब लगाकर बयान दे रहा है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इसे लेकर बहुत संभल कर प्रतिक्रिया दे रही है। आज जब मीडिया ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों से इस फिल्म पर लगा जो एक कथित बैन है सवाल पूछा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जैसे कुछ जानते ही नहीं है।
के ऊपर फिल्म बनी है सतलुज जो है दिलजीत दोसांझ की, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया उसको। तमाम जो मैं जो हमारे सेंटर के वजीर साहब हैं, मैं रात को लेट पहुंचा, कल गए हुए थे, मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूं इसके बारे में। 2023 में इस फिल्म का प्रीमियर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला था। ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका था, लेकिन कहा जाता है कि ऐन वक्त पर राजनीतिक प्रेशर के चलते फिल्म को फेस्टिवल की लिस्ट से बाहर करवा दिया गया और उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। लेकिन जब फिल्म अब सोशल मीडिया पर रिलीज हुई, OTT पर रिलीज हुई और 2 दिन तक उस पर मौजूद रही, तो जाहिर तौर पर इसकी कई सारी कॉपीज अब बन चुकी हैं जो सोशल मीडिया पर देखी भी जा रही हैं। 3 जुलाई 2026 को रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों के बेहद शानदार रिव्यू मिले हैं। पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उन्होंने फिल्म को बैन होने से ठीक से देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जमकर वकालत करते हुए लिखा, मस्ट वॉच। लेकिन मस्ट वॉच वाली ये फिल्म अब OTT से गायब है। OTT जहां पर बगैर सर्टिफिकेशन की फिल्म रिलीज हो सकती है, मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा मामला है कि फिल्म को वहां से भी हटा दिया गया, वहां पर भी फिल्म बैन हो गई। अब सवाल उठता है कि फिल्म पर भले ही भारत में रोक लगा दी गई, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या किसी फिल्म को देखने से रोका जा सकता है, वो भी तब जबकि 48 घंटे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रही है? बिल्कुल नहीं। अब तक ये फिल्म न जाने कितने सोशल मीडिया के जरिए डाउनलोड होकर पंजाब समेत पंजाबियों के घरों तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या फिल्म पर बैन लगाया गया, या फिल्म पर जो बैन नहीं देखना चाहते हैं उसे दबी जुबान में ही सही फिल्म को दबाया जा रहा है। फिल्म देखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जिनके परिवार प्रभावित हुए वो चाहते हैं फिल्म देखें, लेकिन सच को दबाने की जिद ने सच जानने की भूख को 100 गुना बढ़ा दिया है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आ गया हूं। अब बात करूंगा पब्लिक व्यूज की, जो कि चक्रव्यूह का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बांकीपुर इलेक्शन को लेकर हिमानी रावत का ट्वीट है, कायस्थ बहुल बांकीपुर सीट पर पीके की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर उनकी जीत हुई तो बिहार विधानसभा में जन सुराज को देखना कई लोगों के लिए सुखद होगा। पब्लिक व्यू राम मंदिर के मुद्दे पर श्रुति ठाकुर जी का है, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी बहुत ही घृणित कार्य है। सिर्फ चंपत राय को ही दोषी ठहराना सही नहीं, बल्कि जो भी चोर हैं उनको दंडित करना चाहिए। और ये हम भी कह रहे हैं कि केवल इस्तीफा नहीं, क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? इसके साथ ही आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।